ओके, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू, तो ये खत्म हो गया अब आपका। चलो, लीनियर एक्सपेंशन में थे हम। लीनियर एक्सपेंशन को कैसे डिनोट करते हैं? एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव इमेज, द लेंथ हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम एल टू एल प्लस डेल एल। यानी जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? डेल एल। जस्ट मिनट, इंक्रीज जो हुआ है वो डेल एल हुआ है। ये तो ओरिजिनल लेंथ है यहां तक, है ना, और यहां से यहां तक ये जो इंक्रीज हुआ है ये हुआ है डेल एल। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ डेल एल, ये आर जैसा नजर आ रहा है, एल है। ओके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज a parameter which tells us how the size of the object changes with change in temperature. It is defined as degree of linear expansion divided by the change in thermometer temperature. ठीक है, अच्छा, तो ये आपको लीनियर एक्सपेंशन का पता चल गया कि कैसे होता है, एल से डेल एल तक। और इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज होता है वो होता है, अगर कहीं पर आ जाए क्वेश्चन की फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, तो डेल एल अपॉन एल, है ना, एल के रेस्पेक्ट में कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ। और इसको जब हम अल्फा 1 टी से, है ना, अल्फा 1 टी से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, हाँ, और ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्रैक्शनल चेंज भी ज्यादा होगा। चलो आगे, इसमें इसने बताया, हाँ बिल्कुल बताया। इफ द सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग रॉड, then for small change in temperature del T, the fractional change in length del L upon L is directly proportional to del T। यानी जो टेम्परेचर में हमने चेंज किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डेल टी जो टेम्परेचर में चेंज हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फ्रैक्शनल चेंज, जैसा कि अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और इसको हटाने, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कोफिशिएंट लगेगा, दैट इज अल्फा 1। और ये अल्फा 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के नाम से इसको हम देखते हैं, ये कांस्टेंट है। ये किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट रहता है, दूसरी मेटल के लिए अल्फा 1 की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट फॉर ए मेटल, फॉर एनी चेंज इन द टेम्परेचर इट विल बी कांस्टेंट, राइट? ओके, दिस इज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये एक सब्सटेंस के लिए दूसरा हो सकता है, दूसरे सब्सटेंस के लिए चेंज हो जाएगा। एग्जांपल, ऑटोमेटिक हॉट वाटर केटल स्विचेस ऑफ ऑन इट्स ऑन व्हेन द वाटर बॉइल्स। ये अपने आप ऑन हो जाती है, कहने का मतलब है इसका जो इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देते हैं, जैसे ही वो वहां पर वाटर बॉईल करने लगेगा वो ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही वो वाटर 100 डिग्री से नीचे आएगा वो ऑन हो जाएगी। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो स्विच ऑटोमेटिक वहां तक एक्सपेंशन की वजह से वहां पर ऑन और ऑफ होता है। मेटल एक्सपेंस मोर एंड हैव हायर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इन द लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, मेटल्स ज्यादा होते हैं, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन में क्या कहेंगे? एरिया एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड एन एक्सपेंशन इन एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इन केस ऑफ द एरिया एक्सपेंशन देयर इज इंक्रीज इन बोथ लाइन वाइज एंड ब्रेथ वाइज। दोनों तरफ इसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया जो ए एरिया था वो अब इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? दैट विल बी ए प्लस डेल। ठीक है, ए प्लस डेल। मैथमेटिकली कैन बी रिटन एज ए अपॉन डेल, वही फ्रैक्शनल चेंज, अल्फा ऑफ ए, एरिया में जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल टी। ठीक है,
ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ एरिया एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। दिस मींस देयर इज इंक्रीज इन एरिया इज एन ऑब्जेक्ट विद द चेंज इन द टेम्परेचर, है ना। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज अपॉन अपॉन डेल्टा, इसको इस तरह डिफाइन किया है, ठीक है। इसके अंदर एरिया एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा ए है, ओके। नाउ सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसके अंदर वॉल्यूम पूरा 3 डायमेंशनल में एक्सपेंशन होगा, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वही का वही लिखना है अपने को, डेल वी अपॉन वी इक्वल टू अल्फा ऑफ वी डेल टी, है ना। तो सेम उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। सारी चीज वही है। इफ ग्राफ इज, यहां से शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन alpha of v and temperature, then initially alpha v is changing linearly, then it varies non-linearly as high temperature and it become constant। कहने का मतलब है कि जब मुझे अल्फा वी के साथ अगर मैं टेम्परेचर में इंक्रीज जो होता है उसके साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो शुरू में ये लीनियरली होता है, लेकिन अचानक से 200 केल्विन के आसपास ये क्या होता है कि इसके ये एकदम से नॉन लीनियरली एकदम इंक्रीज होता है इसका, और बिहेव एकदम से चेंज हो जाता है, और जैसे हाई टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये इस तरह का बिहेव इसका है। ये कई बार पूछते हैं, कॉपर का ये दिया हुआ है आपका, है ना। जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन काफी कम होता है, बट मेटल्स का थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। मेटल्स का काफी एक्सपेंशन ज्यादा होता है। एयर का सबसे ज्यादा होता है, जितने भी ये इस तरह गैसेज है उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, water shows some exceptional behavior that is when it is heated 0 degree Celsius it contracts instead of expanding, यानी इसको एक्सपेंड होना चाहिए 0 डिग्री से, तो ये थोड़ा सा उल्टा बिहेव करता है। 0 डिग्री से जैसे ही हम इसको हीट करना वाटर को शुरू करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, ठीक है। इट हैपेंस टिल इट रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस, ये तब तक होता है जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाए। The volume of given amount of water is minimum at 4 degree Celsius। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर लेकर इसने इसको शुरू किया है, तो ये यहाँ पर मिनिमम होता है कब, जो 4 डिग्री सेल्सियस हो, यानी हम उसको गर्म कर रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Therefore its density is maximum, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस water starts expanding, below 4 degree Celsius the volume increases and therefore the density decreases। This means water has maximum density at 4 degree Celsius। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री पे। 4 डिग्री से हम कम करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 4 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स फ्रीजेज ओनली एट द टॉप लेयर। इसकी वजह से क्या है कि टॉप लेयर पे ही वाटर फ्रीज हो पाता है ना, फिर वहां एंड द बॉटम इज डज नॉट, बट इफ द वाटर फ्रीजेज एट द बॉटम देन ऑल्सो देन एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि अगर बॉटम का वाटर भी फ्रीज हो जाएगा साथ का साथ, तो क्या होगा कि वो वहां पर उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह सकते, उनकी लाइफ जीवित नहीं रह सकती। तो लाइफ नहीं रह सकती क्योंकि वहां पर वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वाटर का ये जो एब्नॉर्मल बिहेवियर है, जो एनोमलस बिहेवियर है, इसका एडवांटेज मिल जाता है कि ऊपर जैसे ही वाटर जमता है वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी एक लेयर बन जाती है और नीचे वाला वाटर जम नहीं पाता, राइट। हाँ, if you plot temperature on x-axis and density of the obtains the graph below, है ना, इस तरह का ग्राफ यहाँ पर मिलता है। प्लॉट करते हैं डेंसिटी का, अगर तो डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी 4 डिग्री पे। हमने वॉल्यूम के साथ किया था तो इस तरह नीचे की साइड से पैराबोलिक बना था, अब ऊपर की साइड में उल्टा पैराबोला बनेगा क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री पे, ठीक है।
अच्छा ठीक है, 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर यहां से 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करेंगे तो भी डेंसिटी डाउन होगी, और अगर इंक्रीज करेंगे तो भी डेंसिटी डाउन होगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी होगी आपकी 4 डिग्री। अल्फा वी और अल्फा एल, यानी वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो और लीनियर जो एक्सपेंशन है, इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, टू डिराइव द अबव रिलेशन कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ क्यूब इनिशियली विथ लेंथ L and suppose temperature is increased T to delta T as a result, then result length will also increase from L to L plus del L। ओके, अल्फा वन अल्फा एल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने पहले से डिराइव कर रखा है, और जो अल्फा एल होगा वो यहाँ पर देख लीजिए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू डेल एल, है ना। डेल एल की वैल्यू निकाल ली अपन, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, डेल एल अपॉन एल था और अपॉन डेल टी था, तो एल और डेल टी दोनों इधर चले गए, मल्टीप्लाई। ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल टी द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज बाय वी प्लस डेल वी। डेल वी कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम विथ वी कैन राइट, वही बात है, वॉल्यूम अगर क्यूब लिया है तो इसको अपने को एल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इतना डेल वी का हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये डेल वी कितना आएगा, 3L स्क्वायर डेल वी, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर देंगे डेल वी स्क्वायर और डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब वाली टर्म्स को, इन दोनों अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो डेल एल वाली टर्म ही केवल लेंगे, तो यहाँ पर हमें डेल वी मिलेगा 3L स्क्वायर डेल एल। क्यूब का फॉर्मूला लगा देना a प्लस बी का होल क्यूब का, ये आ जाएगा 100%। तो ऐसी सिचुएशन में डेल वी कितना आया, 3V, ये एल स्क्वायर है, अगर मैं इसको क्यूब बनाऊं, ऐसा लिख रखा है देखो, 3L स्क्वायर एल स्क्वायर डेल एल, ऐसा है ना। अच्छा, अगर मैं इसको क्यूब बनाऊंगा तो ऊपर मैंने एल से मल्टीप्लाई किया तो ये एल क्यूब हो गया, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लीजिए ये एल हो गया, ये इसके सिमिलर टर्म हो गया। अब ये एल क्यूब क्या है, दैट इज वी, तो ये लिखा है 3V डेल एल अपॉन एल, राइट। तो ये जो यहाँ पर 3V आ जाएगा और डेल एल अपॉन एल की जगह हम लिख देंगे अल्फा एल डेल टी, ठीक है, फॉर्मूले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा वी इक्वल टू 3 अल्फा एल। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 3 टाइम्स होता है, लेंथ का 3 टाइम्स, लेंथ वाले कोफिशिएंट का वॉल्यूम वाला कोफिशिएंट 3 टाइम्स होता है। थर्मल स्ट्रेस, mechanical stress induced by a body when some or all of its parts are not free to expand or contract in response to change in temperature। मैकेनिकल स्ट्रेस किस बॉडी द्वारा इंड्यूस किया जाता है, जब कोई भी वहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि न तो एक्सपेंड हो सकता है न कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वहां पर, चाहे कितना ही हम टेम्परेचर में चेंज करें। when an object is heated or cooled either it expands or it contracts, but if some reason if the object is not allowed to expand to contract, under that case mechanical stress is induced in the body when it is known as thermal stress। समझ में आई कहानी। मान लो हमें एक रोड दी गई, ये रोड है, अगर मुझे यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन लेना है, टेम्परेचर मैंने यहाँ पर बढ़ाते गए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। लेकिन मैं मैकेनिकली इसको यहाँ से और यहाँ से बांध दूं, टाइट कर दूं, कहीं पे चिपका दूं बढ़िया से, दो सॉलिड दीवार में इसको फंसा के मैंने रख दिया, अब मैंने हीट देना शुरू किया, तो ये मैकेनिकली एक्सपेंड नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकेगी तो इसके अंदर एक स्ट्रेस आएगा जिसको हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, और ये बैंड हो जाएगी, ऐसे ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी ड्यू टू दिस थर्मल स्ट्रेस। समझ में आई ना बात। फॉर सम रीजन इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दैट केस मैकेनिकल स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द बॉडी विच इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। While designing structures like concrete highways, gaps are left which are filled by some flexible material so that concrete is allowed to expand or contract।
यानी वहां पर आपको इस तरह की जगह छोड़ी जाती है ताकि यहाँ पर गैप छोड़ दिया जाता है जब हम पुल वगैरह बनाते हैं या कंक्रीट के हाईवे वगैरह बनाते हैं, ताकि जो थर्मल एक्सपेंशन अगर वहां पर होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसको स्पेस मिल सके और थर्मल स्ट्रेस से उसको बचाया जा सके, अदरवाइज इट विल बेंड एंड चेंज इट्स शेप। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, the change in temperature of a substance when a given quantity of heat is absorbed or rejected by the substance is characterized by a quantity called the heat capacity. हीट कैपेसिटी एक नई टर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एस जिसको डिनोट करते हैं और इसको दिखाते किसे, डेल क्यू बाई डेल टी। कहने का मतलब हुआ, हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ उसके प्रोपोर्शन में कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है चेंज इन टेम्परेचर के कारण हीट को, वो यहाँ पर इसको हम हीट कैपेसिटी से डिनोट करते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, ये तो अमाउंट ऑफ हीट हो गई डेल क्यू, और ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब or reject to change the temperature of unit mass by its 1 unit. This quantity is referred to as the specific heat capacity of the substance. है ना, ये कह रहा है कि एक यूनिट मास के द्वारा कितनी ये जो हीट कैपेसिटी है वो हम एब्जॉर्ब कर सकते, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है हर एक सब्सटेंस की, है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। पर यूनिट मास अगर वो डेल क्यू हीट एब्जॉर्ब कर सकता है डेल टी टेम्परेचर चेंज में, तो उसके अंदर जब भी हम चेंज करेंगे टेम्परेचर में तो 1 यूनिट मास द्वारा वो उतना ही हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ये हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं डेल क्यू बाई डेल टी, है ना, बाई ए सब्सटेंस ऑफ बाई यूनिट मास। यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ हमें लिखना चाहिए बाई यूनिट मास, बाई यूनिट मास। ये क्या है कि प्रत्येक सब्सटेंस के लिए फिक्स हो जाती है, प्रत्येक मटेरियल के लिए फिक्स हो जाती है यूनिट मास। ठीक है, ओके। चलो ये देखिए यहाँ पर वापस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बताया, है ना, एस से को डिवाइड कर दिया एम से, एम का मतलब पूरा मास से, तो यूनिट मास के लिए आ गया 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट होगी आपकी जूल, इसकी यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन। तो ये इस तरह की यूनिट अपन डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इज defined as the amount of heat absorbed or rejected of mass by the substance to change its temperature by 1 unit. अगेन उसी चीज को मोलर को जो एक मोल के लिए कितना होगा, तो वहाँ m की जगह अपन म्यू से, मोल से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स जो होगी उससे डिवाइड कर देंगे। वहां पर हमने m से डिवाइड किया था, यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं c से। ये टर्म्स याद रखनी है आपको, है ना। और इसमें जो इसकी जो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट आएगी वो जूल, जो पर केजी आया था उसकी जगह आएगा पर मोल पर केल्विन। क्लियर, और कोई चेंज इनके अंदर नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और बाद में पढ़ेंगे, इसमें काफी ये हमें लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, तो ये अभी आज पूरा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस देके फिर उसके बाद लेफ्ट